वेलकम टू आरपी एक्सप्लेन। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एपोक्लिप्टिक टाइम दिखाया जाता है, यानी आज से हजारों साल पहले जब इंसानों जैसे नजर आने वाले मॉन्स्टर्स जिन्हें टाइटन कहा गया है, उन्होंने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनके डर कर इंसानों को अपनी ही जान बचाने के लिए अपनी ही बनाई गई दीवारों के पीछे सर्वाइव करना पड़ रहा है। और वो लोग दीवार के पीछे इस उम्मीद पर जिंदगी गुजार रहे थे अगर वो टाइटन वापस आ गए तो ये दीवार उनको सेव कर लेगी। लेकिन अब 100 सालों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और वो लोग टाइटन्स को भूलने लगे। अब हिस्ट्री सिर्फ किताबों में लिखी गई कहानियों में रह गई थी, जो बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दीवार के पीछे रहने वाले लोग दीवार को पार करके बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइटन्स के डर से दीवार के पार जाना भी डिसअलाउ किया हो। इस तरह से लोग बुरे टाइम यानी कि मुश्किल में भी जिंदगी गुजारने पर राजी हो गए थे। दीवार की अंदर की दुनिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एरिया नंबर 3 फार्मर और वर्कर्स के लिए था, जो खेत में काम करके अपना गुजारा करते थे। एरिया नंबर 2 इंडस्ट्रियल था, जहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई गई थी। और एरिया नंबर 1 प्राइमरी था, जहाँ पर अभी लोग पूरी सिटी को कंट्रोल करते थे और किसी को भी एक एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में जाना अलाउ नहीं था। एरिया नंबर 3 में रहने वाला लड़का, जिसका नाम एरिन था, वो काफी टैलेंटेड था और वो टाइटन से डर कर 4 दीवारी में प्रिजनर की तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, क्योंकि उसमें हमेशा कुछ बड़ा करने की लगन और उसकी डिजायर थी कि वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करे। और वो अपने इस ख्वाहिश को अपने दोस्तों को भी बताता है कि वो टाइटन्स पर बिलीव नहीं करता था। वो यही सोचता था कि टाइटन्स का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो लगता था कि लोग टाइटन से डरते हैं, इसलिए यहाँ पे छुपे हुए हैं। एरिन के साथ साथ उसका फ्रेंड होता है, वो भी काफी टैलेंटेड होता है। किसी भी आम इंसान को कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट को मानना था कि कोई भी इंसान अपनी सक्सेस के लिए कुछ भी करेगा तो वो गलत ही करेगा। वहीं पर एक लड़की थी जिसका नाम मिका साथ होता है। एरिन और वो एक दूसरे को काफी लाइक करते थे और वो एरिन के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजारना चाहती थी। एरिन का फ्रेंड उसे मिलने जाता है और तभी वो एक अननोन पर्सन से टकरा जाता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर कर देता है। एरिन खुद को उस जगह पर आकर काफी लकी फील कर रहा था, क्योंकि वो दूसरी साइड वाले लोगों की दुनिया को देख सकता था। वो जगह एरिन की इसलिए भी फेवरेट थी क्योंकि वहाँ पर बॉम्ब मशीन पड़ी हुई, डर की वजह से कोई भी वहाँ पर नहीं आता था। एरिन इस बार इरादा कर लेता है कि वो दूसरी साइड वाले जगह पर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने फ्रेंड्स को भी इस बात पर अग्री कर लेता है। उस दीवार के पास आर्मी का पहरा और वो फर्स्ट टाइम सोल्जर्स की नजरों से बचते हुए दीवार के काफी करीब आते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो आगे बढ़ते वो पकड़े जाते हैं। उन सोल्जर्स का लीडर लोगों को बचा लेता है, क्योंकि वो लीडर एरिन को काफी लाइक करता था और उन्हें पता था कि एरिन काफी इंटेलिजेंट और वो एरिन के पैशन को अंडरस्टैंड भी करते थे। अभी वो लोग ये बातें डिस्कस कर ही रहे थे कि जमीन कांप उठती है और जब वो दीवार के ऊपर देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि वो जो देख रहे हैं, क्योंकि पहली बार इतने खौफनाक डर से उनका सामना जो हो रहा था। और वो एक मॉन्स्टर टाइटन था, जो कि टाइटन से कई ज्यादा पावरफुल और बड़ा था और ऐसे मॉन्स्टर को जायंट कहते हैं। और वो उस दीवार से भी काफी बड़ा और आग का बना होता है और उस वक्त आग निकल रहा था और अपने इतने बड़े बड़े पाव का इस्तेमाल करके वो दीवार को तोड़ने लगता है। वो लोग काफी डरे हुए और काफी हैरान भी होते हैं। आग की अटैक से काफी बुरा हाल हो चुका था। लीडर एक सोल्जर को ऑर्डर देता है कि वो बॉम्बिंग करना शुरू करे, लेकिन वो सोल्जर उसे ये कहकर रोक देता है कि गवर्नमेंट ने हमें इन एक्सप्लोसिव का यूज करने से मना किया हुआ है। और वो जायंट काफी बड़ा होल करके हवा की तरह गायब हो जाता है और वहाँ पर तूफान आने से पहले जैसी शांति छा जाती है। देखते ही देखते टाइटन्स मॉन्स्टर उस होल से बाहर आने लगते हैं। दिखने में तो वो बिल्कुल इंसानों जैसे लगते थे, लेकिन इंसानों के मुकाबले वो काफी लंबे और चौड़े थे और इंसानों को देखकर उनके फेस पर एविल स्माइल होती है, जैसे वो इंसानों को अपना खाना समझ रहे हो। वो लीडर टाइटन्स पर बॉम्बिंग करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये टाइटन्स इटर्नल है, यानी ये एक ऐसे मॉन्स्टर है जिन्हें कभी भी मारा नहीं जा सकता। और टाइटन्स की बॉडी के जख्मी पार्ट खुद ब खुद रिस्टोर होने लगे हैं। अब क्योंकि टाइटन्स काफी ज्यादा थे तो वो लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इंसानों को उसके आगे काफी छोटा दिख रहा था। और वो इंसानों को ऐसे समझ रहे थे कि जैसे इंसान पाँव में आने वाले कीड़े मकोड़े चींटियां और उन्हें मसल दिया जाए खेलने वाले खिलौने हैं। और यही नहीं बल्कि इंसान उनके लिए किसी बारबेक्यू से कम नहीं थे, क्योंकि वो उन्हें ऐसे ही पकड़ पकड़ कर खा रहे थे। सोल्जर्स इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो टाइटन का खाना बनने से ज्यादा सुसाइड को प्रेफर करते हैं और अपने आप को मार
डालते हैं। टाइटन्स ने पूरी सिटी में तबाही मचा दी थी। लोग या तो टाइटन्स का शिकार होकर या लोगों की अफरा तफरी में कुचल कर मरने लगे थे, और उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए एक ही जगह मिलती है जो कि सिटी का बहुत बड़ा हॉल था। लोग सिर्फ खुद को सेव करने के लिए दूसरों की जान की परवाह किए बगैर जबरदस्ती अंदर घुसने लगते हैं, और एरिन और मिकासा भी खुद को सेव करने के लिए ऐसा ही करते हैं। मिकासा एक छोटी सी बच्ची को अपनी माँ के साथ देखती है तो उसे उन लोगों पर तरस आता है, और वो उस बच्ची को सेव करने की वजह से बाहर ही रह जाती है, और एरिन लोगों की भीड़ में घसीटते हुए हॉल के अंदर चला जाता है और हॉल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। एरिन उस हॉल के डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। मिकासा ने उस छोटे बच्चे को पकड़ा होता है और एक टाइटन मिकासा की तरफ ही आ रहा होता है। एरिन जो कि मजबूर होता है और कुछ भी नहीं कर पाता, और टाइटन मिकासा और उस बच्चे दोनों को निकल जाता है, और अचानक वहाँ पर खामोशी छा जाती है। एरिन किसी तरह जबरदस्ती करके हॉल से बाहर आ जाता है, और वो देखता है कि जिस हॉल में सर्वाइवर्स छुपे हुए थे, टाइटन्स ने उस हॉल को चारों तरफ से घेरे हुए खड़े हुए हैं, और टाइटन उस हॉल की छत को तोड़कर लोगों को खाने लगते हैं, और तेजी से लोगों का खून बहने लगता है जैसे खून की नदी बह गई हो। हालत से तंग एरिन सिटी की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हमें एरिया नंबर 2 यानी इंडस्ट्रियल एरिया दिखाया जाता है। ये लोग क्योंकि मजबूत दीवार की वजह से जायंट्स के हमले से बच गए थे, और जो लोग पिछले हमले के सर्वाइवल थे वो भी यहाँ पर आकर बच गए। अब क्योंकि एरिया नंबर 3 यानी लेबर्स एरिया में अभी भी टाइटन्स थे, तो अब उस एरिया में आने से लोगों की आबादी बढ़ गई, तो खाने पीने की कमी पड़ जाती है। लोग भूख की वजह से मरने लगते हैं। अब एरिया 3 के बाकी सर्वाइवल के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो अपने एरिया को टाइटन्स से बचाने का, यानी ये टाइटन्स का मुकाबला करके वो अपने एरिया को बचा सकते थे। टाइटन्स से लड़ने के लिए सोल्जर्स की एक टीम तैयार की जाती है, जिनको 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसमें एरिन और उसका फ्रेंड भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि मिकासा की मौत का बदला लेना चाहते थे। वो लोग एरिन को मिकासा की डेथ पर गिल्ट था कि उसने मिकासा को नहीं बचाया। उन लोगों को एक कमांडर लीड कर रहा था जिसका नाम कोबाल था। कोबाल प्लान बनाता है कि वो अपने मिशन के लिए रात के अंधेरे में निकलेंगे। उनका मिशन ये था कि एरिया 3 के बड़े हॉल जहाँ से वो टाइटन्स आए थे उस ब्लास्ट की मदद से बंद करने का। प्लान के अकॉर्डिंग वो हॉल के ऊपर वाले पार्ट पर ब्लास्ट करेंगे, जिससे होगा ये कि वो टूटा हुआ मलबा नीचे गिरेगा और उससे वो हॉल बंद हो जाएगा। और क्योंकि वो दीवार काफी मजबूत है तो ब्लास्ट के बावजूद भी वो टाइटन्स वहाँ से नहीं आ पाएंगे, और अगर वो इस मिशन में सक्सेसफुल हो गए तो वो उन टाइटन्स को मार सकते हैं। और उन लोगों की आखिरी उम्मीद यही एक्सप्लोसिव था, यानी इस मिशन में या तो वो मार डालेंगे या मारे जाएंगे। वेपन सेट सब सोल्जर्स को अपने बनाए गए खास न्यू वेपन के बारे में बताती है, जिसकी मदद से वो हवा में उड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि टाइटन्स की नेक पर अटैक करने से उन्हें मारा जा सकता है और वो टाइटन्स दोबारा जिंदा भी नहीं होंगे। प्लान के मुताबिक वो लोग रात के अंधेरे में अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रास्ते में कुछ अजीब फील होता है, और वो लोग चेक करने जाते हैं कि आखिर क्या गड़बड़ है। वो समझते हैं कि वो सिर्फ गाय की आवाज है, और जब उन्हें रियलाइज होता है कि सब ओके है तो वो चल पड़ते हैं। फिर एक लेडी को एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, और वो सोचती है कि बच्चे मुसीबत में है और उसे हेल्प की जरूरत है, और वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे चेक करने के लिए जाती है। एरिन भी उसके पीछे पीछे जाता है, और जब उन्हें बच्चा मिल जाता है तो वो तो देखते हैं कि ये तो एक टाइटन का बच्चा है, और वो जायंट बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वो जोरों जोरों से रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी टाइटन्स जाग जाते हैं और उधर आने लगते हैं और उन लोगों को घेर लेते हैं, और वो लोग अब काफी मुसीबत में पड़ चुके थे, क्योंकि उनका सेल्स कमांडर कोबाल उन्हें इस मुसीबत में छोड़कर वेपन्स वाली गाड़ियां लेकर वहाँ से भागा था। एरिन के फ्रेंड को टाइटन पकड़ लेता है, लेकिन वो दूसरा सोल्जर आके से बचा लेता है, और अब वो लोग पूरी तरह से टाइटन से गिर चुके हैं। और अचानक से वहाँ पर टैलेंटेड टाइटन्स का शिकारी सिकिशिमा आता है, और उसने तकरीबन 10 से 15 टाइटन्स को मार गिराया था। और सिकिशिमा के साथ एक और बहादुर सोल्जर थी, और वो थी मिकासा। जी हाँ, वो जिंदा। दोनों मिलकर बहादुरी से अपने फास्ट वेपन्स का यूज करके टाइटन्स को मार डालते हैं। टाइटन्स को मारने के बाद वो लोग अपने टारगेट यानी दीवार के उस हॉल के पास जाते हैं, लेकिन हैरत की बात ये थी कि मिकासा एरिन को अपनी कोई भी फीलिंग्स नहीं दिखा रही थी, क्योंकि उस हादसे के बाद वो सिर्फ अपना बदला लेना चाहती थी। मिकासा को वो टाइटन निगल चुका था, लेकिन सिकिशिमा ने उसे बचाया और टाइटन से लड़ना सिखाया। टाइटन से लड़ने का वो एक सीक्रेट बताता है कि अपने गुस्से को आजाद छोड़ दो और उन पर टूट पड़ो और उनका मुकाबला करो। और वो एक और बात बताता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन टाइटन से ज्यादा उसका डर है।
जो कि उसे छिपने पर मजबूर करता है। तभी उनका सेल्फिश कमांडर कोबाल वहां पर आता है। वो कहता है कि मिशन के लिए जो हमें फास्ट वेपन्स यूज करने थे वो हमारी सीक्रेट जगह पर नहीं मिले बल्कि अंडरग्राउंड केव्स में, और मैं उन एक्सप्लोसिव को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मुझे जाना पड़ा, क्योंकि हम में कोई तो चीटर है जो वो वेपन चुरा सकता था और एक्सप्लोसिव को खोने का रिस्क वो नहीं ले सकते। वो लोग उन वेपन्स को लोड करने लगते हैं, लेकिन टाइटन्स उनकी आवाजों को सुन लेते हैं और अचानक वो टाइटन्स 2 लोगों को खा जाते हैं। वो लोग काफी घबरा जाते हैं, लेकिन लालची लीडर को एक्सप्लोसिव की पड़ी हुई थी और कोई चोर उनके वेपन एक्सप्लोसिव से भरी हुई गाड़ी चुरा कर ले जाता है। और एक लेडी जिसके हस्बैंड को टाइटन्स खा चुके थे, गुस्से में आकर वो उस चोर से एक्सप्लोसिव वाली गाड़ी छीन लेती और एक्सप्लोसिव को सेव करने की बजाय वो उसमें आग लगा देती है और अपने हस्बैंड का रिवेंज लेने के लिए टाइटन्स के बीच में ट्रक को क्रैश कर देती है। लेकिन इतने बड़े हैवी ब्लास्ट से भी टाइटन्स को कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी आखिरी उम्मीद एक्सप्लोसिव भी अब खत्म हो चुका था। कोबाल भी उन्हें मुसीबत में छोड़कर चला जाता है और वो लोग टाइटन्स के बीच में पूरी तरह से फंस चुके थे। एरिन भी अब हिम्मत हार चुका था, लेकिन फिर उसे सिकी सीमा की गुस्से वाली बात याद आ जाती है और वो अपने गुस्से को आजाद छोड़कर टाइटन्स से फाइट करने के लिए जाता है और वो उन टाइटन्स के साथ फाइट करते हुए कुछ टाइटन्स को मारने में कामयाब भी हो जाता है। और फिर फाइट के दौरान टाइटन से मुकाबला करते हुए उसका एक पांव टूट जाता है और एक टाइटन एरिन के फ्रेंड को पकड़ लेता है। सब लोग एरिन के फ्रेंड को बचाने के लिए लड़ते हैं ताकि वो टाइटन उसे निगल ना जाए। एरिन अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और वो डिसअपॉइंट हो चुका था कि वो किसी भी तरह से लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो फिर भी हार न मानते हुए हिम्मत करके उठता है और बिल्कुल ठीक वक्त पर वो अपने फ्रेंड को उस टाइटन का खाना बनने से बचा लेता है। लेकिन उसे सेव करते करते वो अपना एक हाथ भी खो देता है और आखिरकार एक टाइटन उसे निगल लेता है और एरिन देखता है कि वो उस खतरनाक टाइटन के पेट में आ चुका है और धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है। ये देखकर मिकासा कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उस टाइटन पर अटैक कर देती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी और मिकासा क्रैश हो जाती है क्योंकि उसका गियर खराब हो चुका था। और अब मिकासा को अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी क्योंकि वही टाइटन उसकी तरफ भी आ रहा था। लेकिन अचानक से टाइटन को अपने पेट में कुछ अजीब सा फील होता है और एक काफी बड़ा मॉन्स्टर उस टाइटन के मुंह को चीरते हुए बाहर आ जाता है और एक एक्सप्लोजन के साथ काफी बड़ा जायंट पैदा होता है और ये जायंट बाकी सब टाइटन्स को मारता जा रहा था। फिर से ध्यान से देखने पर उन लोगों को पता चलता है कि वो तो कोई और नहीं बल्कि एरिन ही है। फिर वो बाकी जायंट्स की तरह कमजोर होकर मरने लगता है और तभी वो कमांडर जो एरिन के टैलेंट को पहचानता था वो एक बात कहता है जो किसी के भी समझ में नहीं आती। वो कहता है कि इसकी नेक का पीछे वाला हिस्सा काट दो। अब किसी को भी इसकी बात समझ में तो नहीं आती, फिर भी मिकासा ऐसा ही करती है और वहाँ से एरिन निकलता है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि उसका टूटा हुआ हाथ और पाँव दोनों रीजनरेट हो चुके थे। ये देखकर सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं और किसी अननोन रीजन की वजह से सिकी सीमा स्माइल करता है, जैसे वो पहले से ही जानता था कि ऐसा होने वाला है। इसके बाद हमें एरिन के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एरिन के फादर जो कि साइंटिस्ट थे वो एरिन में किसी वजह से कोई वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं जिसमें वो कमांडर भी उनके साथ थे। एरिन की मदर उनको ऐसा करने से मना करती है, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि इस वैक्सीन की वजह से एरिन बड़े होकर लोगों की जिंदगी बचाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा। इतनी ही देर में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और एरिन के फादर एरिन और उस कमांडर को एक रूम में छुपा देते हैं। उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स में कोबाल भी शामिल था और उन लोगों को पता चलता है कि एरिन के फादर किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं और आम लोगों को तो किसी भी तरह के इन्वेंशंस एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत नहीं थी। पनिशमेंट के तौर पर वो लोग एरिन के पेरेंट्स को अरेस्ट करके ले जाते हैं और साथ ही उनके एक्सपेरिमेंट्स को भी जला दिया जाता है। यही वजह थी कि वो कमांडर एरिन को इतना लाइक करते थे, उसकी इस खूबी की वजह से। और उन्हें ये भी पता था कि इस वैक्सीन की वजह से एरिन और ज्यादा पावरफुल बन गया था ताकि वो लोगों की जिंदगियों को सेव कर सके। एरिन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसको कोबाल ने कैद किया हुआ है और एरिन को खुद को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वो सच में एक जायंट में बदल गया था, लेकिन साथ साथ उसे खुद पर प्राउड भी फील हो रहा था कि आखिर उसमें एक ऐसी खूबी है जो कि टाइटन्स के खिलाफ इंसानों की मदद में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है।
लेकिन एरिन कोबाल के लिए एक खतरा था, जिसकी वजह से वो उसे कैदी बना के रखता है, क्योंकि वो सोचता था कि इंसानों को एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इंसानों को डरपोक बनकर डरते हुए ही उस दीवार के पीछे जिंदगी गुजारनी चाहिए। वो कमांडर जब एरिन के फेवर में बोलता है तब कोबाल उसे शूट करके मार डालता है, लेकिन मरने से पहले वो कमांडर एरिन को एक राज की बात बताता है कि कोबाल ही तुम्हारे पेरेंट्स का कातिल है। ये सुनते ही एरिन और उसके साथी कोबाल के अगेंस्ट हो जाते हैं और तभी अचानक वहाँ पर पावरफुल जाइंट जंप करके आ जाता है और वो आते ही सबसे पहले एरिन को पकड़ लेता है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको अपने रास्ते से हटा रहा था। वो एरिन के एक फ्रेंड को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिकासा उसे ऐसा करने से रोक देती है और ऐसा लग रहा था कि वो शायद मिकासा की बातों को अंडरस्टैंड कर रहा था और वो एरिन को अपने साथ लेकर निकल जाता है और इस सारी फाइट में कोबाल मारा जाता है। अब क्योंकि एरिन भी उनके साथ नहीं था तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी एरिन के फ्रेंड को याद आता है कि उनके पास अभी भी एक्सप्लोसिव है, जिसका यूज करके वो अभी भी अपना मिशन पूरा कर सकते थे और वो सब लोग बम को रिकवर करने एरिया नंबर 3 में चले जाते हैं। एरिन की आंखें काफी बड़े और अजीब से रूम में खुलती है और उस रूम में कुछ चीजों के अलावा सिकिशिमा भी था और यहाँ पर सिकिशिमा बहुत सी बातों को रिवील करता है कि ये टाइटन्स इंसानों के ही बनाए गए हैं, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि एरिन के फादर ने ही बनाया था और उन्होंने ये टाइटन्स आर्मी वेपन्स के लिए बनाए थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिसका बैड इम्पैक्ट ये पड़ता है कि वायरस तेजी से इंसानों में फैलता गया और इंसान तेजी से टाइटन्स में बदलते गए और उन्होंने तब दुनिया में तबाही मचा दी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा और मुसीबत की बात यह है कि ये टाइटन्स बगैर कुछ खाए भी जिंदा रह सकते हैं और इन्हें मारने का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एरिन के फादर के पास था, जो उनके साथ ही चला गया और गवर्नमेंट उन्हें इस एक्सपेरिमेंट्स में ना रोकती तो शायद इन टाइटन्स को मारने का कोई तो हल होता और एरिन के फादर ने अपने बेटे को ही चूज किया, जिसके अंदर उस वैक्सीन को इंजेक्ट किया ताकि वो लोगों की मदद कर सके और टाइटन्स के अगेंस्ट लड़ सके और एरिन कभी भी नहीं मर सकता और जब चाहे तब वो जायंट में बदल सकता। सिकिशिमा ये भी बताता है कि वो ही है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है और उसके साथी ने ही वेपन्स चुराने की कोशिश की थी। एरिन सिकिशिमा की बातों से इम्प्रेस होकर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। एरिन के पार्टनर्स इसी तरह टाइटन से कर बॉम्ब के पास जाते हैं और बॉम्ब को ट्रक में लोड करके दीवार की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही सिकिशिमा उन्हें रोक लेता है और उसका प्लान ये था कि वो बॉम्ब की मदद से एरिया 2 पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। दीवार गिर जाने की वजह से लोगों को ना चाहते हुए भी टाइटन से लड़ना पड़ेगा और जब वो लोग टाइटन्स को मारने में कामयाब हो जाएंगे तो वो बाद में गवर्नमेंट को ही खत्म कर देंगे कि गवर्नमेंट की वजह से ही उन्हें इन हालात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एरिन और उसके फ्रेंड्स इस बात पर एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसमें बेकसूर लोगों की जान जा सकती थी और एरिन और सिकिशिमा में जबरदस्त फाइट हो जाती है। सिकिशिमा जल्दी से खुद को मारकर जायंट में बदल जाता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सिकिशिमा में भी वो खूबी थी, वो टाइटन बन सकता था और ये वही जायंट था जो एरिन को किडनैप करके ले गया और टाइटन बनने के लिए उन्हें खुद की ही जान लेनी पड़ती है और जब वो टाइटन बन जाते हैं तो उनकी असली बॉडी नेक के पीछे टाइटन वाले रूप को कंट्रोल करती है, लेकिन जायंट्स की लाइफ टाइटन्स के मुकाबले काफी कम होती है क्योंकि वो एक वैक्सीन से बने हैं, जबकि बाकी टाइटन्स वायरस फैलने से बने हैं, इसलिए वो नहीं मर सकते। एरिन और सिकिशिमा के बीच जोरदार फाइट होती है। सिकिशिमा एरिन पर भारी पड़ जाता है, लेकिन बाद में एरिन अपने फाइटिंग स्किल्स से सिकिशिमा को हरा देता है और एरिन प्लान के मुताबिक दीवार के ऊपर वाले पार्ट में ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाता है। तब वो सब हैरान हो जाते हैं जानकर कि कोबाल मरा ही नहीं था और वो कहता है कि इनको मेरे हवाले कर दो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इंसानों की हेल्प करे, बल्कि इंसानों को डर कर दीवारों के पीछे ही छुपे रहना चाहिए। और गुस्से में आकर एक फीमेल सोल्जर कोबाल को मार डालती है और यहाँ वो बात भी रिवील हो जाती है कि मूवी के स्टार्ट में हमने जो टाइटन यानी किंग जायंट देखा था वो कोई और नहीं बल्कि कोबाल था। कोबाल जायंट में बदलकर उनके मिशन को रोकने की काफी कोशिश करता है। तब सिकिशिमा उनकी हेल्प करने पर एग्री हो जाता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर बॉम्ब को किंग टाइटन यानी कोबाल के मुंह में घुसा देता है और वहाँ पर एक्सप्लोजन की वजह से किंग टाइटन की मौत हो जाती है और एक्सप्लोजन की वजह से बनने वाले हॉलवे से वो बड़ा हॉल भी बंद हो जाता है। वो सब काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मिशन को अचीव कर चुके थे और एरिन और मिकासा का समंदर और उड़ते हुए बर्ड देखने का ड्रीम भी पूरा हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।